चलिए, चैप्टर नंबर 8 तक हमने आधा पढ़ लिया था कल। काफी बढ़िया तरीके से जा रहे थे, हमने काफी कुछ समझ लिया था कि हथियार वथियार क्या होते हैं, औजार लोहा बना तो उसने क्या किया। ठीक है। उसके बाद हमने गांव में कौन रहता है तो ग्राम भोजक के बारे में पढ़ा, कुछ हमने तमिल शब्दों के बारे में पढ़ा। ठीक है, जो तमिल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने कुछ किसानों के बारे में पढ़ा जिसको गृहपति कहा करते थे। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं। नगरों के बारे में विवरण है। फिर और ये पढ़ा कि जातक कथाएं किससे जुड़ी हुई हैं। ठीक है। नगर के बारे में देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको। आपके जब मेंस में आता है, कई बार आपको आएगा भी, प्री में भी आएगा, एक शब्द आएगा कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, जो ये हड़प्पा सभ्यता थी, उसका जो मेन यूएसपी थी, उसकी जो मेन उसका कहते हैं ना, किसी जिसके लिए जानी जाएगी, वो था उसका अर्बनाइजेशन, यानी जो उसका टाउन प्लानिंग थी वो सबसे बढ़िया थी। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को कि टाउन प्लानिंग के मामले में सबसे बेस्ट है। आज भी हम उनको हम दोहरा मतलब कॉपी करते हैं। यहाँ तक कि जो आर्किटेक्ट्स हैं, वो आज से 5,000 साल पहले जो सभ्यता थी, उसने जिस तरह से अपने शहर को बसाया, उस तरह की चीज हम आज भी करते हैं। जैसे कि हर जो सड़क होगी, वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटेगी। ठीक है, 90 डिग्री पे, ये याद रखिएगा जब मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, 90 डिग्री पे सड़कें एक दूसरे को काटती हैं। और घरों के दरवाजे जो होते हैं, जो मेन दरवाजा होता है, वो सड़क पे ना खुलकर पीछे साइड खुलता है। ठीक है, हमारे आज के जो मकान है वो सड़क पे खुलते हैं। इस कारण से धूल है, गर्मी है, ये बहुत आता है। इस चीज को बचने के लिए उन्होंने अपने दरवाजे पीछे साइड को खुलवाए। ठीक है, गली के अंदर खुलवाए, जिससे कि इनको धूल का सामना ना करना पड़े। उनकी जो सड़कें थी वो पक्की सड़कें थी। ठीक है। उनके जो मकान थे वो पक्के मकान थे। उन्होंने जो ब्रिक कहते हैं, बेक्ड ब्रिक, यानी कि पके हुई ईंट जो होती है आजकल हम जो इस्तेमाल करते हैं, वो उस तरह की ईंटें इस्तेमाल की उन्होंने। ठीक है। हर घर में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था पानी का, जैसे हमारे आज के घरों में बाथरूम का पानी होता है, सीवेज होती है, उस ये सब चीजें वहां पर अवेलेबल था। हर घर में आपके कुआं हुआ करता था, जिससे कि पानी आराम से। तो सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो बहुत एडवांस मानी गई। उसकी बाद की जो सभ्यता आई है, यानी कि जो आर्यंस आए और वैदिक काल आया, उसको गांव की सभ्यता माना गया। उसमें कोई शहर का मेंशन नहीं है, कोई शहर की बात नहीं करते हैं, वो गांव के बारे में बात करते हैं, वो गाय के बारे में बात करते हैं, वो गांव कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि किस तरह हमारा देश ऊपर नीचे गया है। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमने ये पढ़ लिया कि चीजें, फिर नाविक के बारे में पढ़ा हमने, बीरगोजा के बारे में पढ़ लिया, सिक्कों के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये जो देखिए हड़प्पा टाइम में सिक्के कौन से थे? हड़प्पा टाइम में जो सिक्के थे, कोई सिक्का था हड़प्पा में? हड़प्पा टाइम पे कोई भी सिक्का नहीं मिला है। माना यह जाता है कि हड़प्पा समय में जो व्यापार होता था वो बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर, बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर नाम सुना है? बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर, बार्टर सिस्टम होता है कि मान लीजिए एक इंसान गेहूं उगाता है और एक इंसान जूता बनाता है। तो अगर उसे वस्तु विनिमय सर। हाँ, वस्तु विनिमय है। ठीक है, तो वो जाएगा कि भैया ऐसा है, मुझे तुम्हारा जूता चाहिए। तो क्या करोगे? तो कहते हैं काम करो, मुझे तुम 10 किलो गेहूं दे दो, मैं तुम्हें जूता दे दूंगा। इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय। तो हड़प्पा टाइम पर सिक्के उस तादाद में नहीं मिले हैं। सील मिली है जिससे कि दिखाते हैं कि व्यापार था, लेकिन अमूमन वहां पर वस्तु विनिमय ज्यादा होता था, बार्टर से ज्यादा था। वैदिक काल में आते हैं तो उस समय कुछ लेटर वैदिक काल में, यानी कि उत्तर वैदिक काल में कुछ सिक्के हमें मिले हैं जिनको निष्क कहा गया। शब्द याद रखिएगा, निष्क। यहाँ क्लास 6 में नहीं है, हम एडवांस में पढ़ेंगे। निष्क कहा गया है। निष्क का पीसीएस में सवाल पूछा भी गया हुआ है कि निष्क क्या होता है। निष्क ज्वेलरी भी होती है और निष्क को सिक्के के रूप में माना गया है। गोल्डन ज्वेलरी होती है, गोल्डन सिक्के होते हैं। ठीक है, मतलब सिक्के होते हैं। बाद में जो वक्त आया, जब गौतम बुद्ध आ चुके थे, महाजनपद का समय है, उस समय के जो सिक्के हैं वो पंचमार्क सिक्के हैं, जो आप इस समय स्क्रीन में देख रहे हो। ठीक है, इनमें कुछ लिखा नहीं होता था, उनका डिजाइन टेढ़ा मेढ़ा होता था, बस एक ठप्पा मार के उसे कर देते थे, जैसे आहत सिस्टम या पंचमार्क सिस्टम, इंग्लिश में बोलते हैं पंचमार्क सिस्टम, क्वाइन, पंचमार्क क्वाइन के सिक्के के लिए वो एक कॉपर का होगा, उसे ठप्पा मार दिया उसके ऊपर, और आकृतियां होंगी, ना कि कोई नाम लिखा होगा। बाद में जब जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, सिक्कों के बारे में अब सिक्के जो है बहुत डेवलप हुए। कनिष्क आए, यानी कि जो कुषाण काल के लोग आए, कनिष्क आए, उन्होंने गोल्डन सिक्के बहुत चलाए। पूछा जाता है, ठीक है, कि सबसे पहले सिक्के किसने चलाए? तो कनिष्क यानी कुषाण, जो कि लगभग 2000 के आसपास, मतलब कि आप समझो कि 2000 साल पहले
थे। तो ये लोग ग्रीक थे, इंडो ग्रीक थे, यानी कि आधे ये इंडिया के थे, आधे ग्रीक ग्रीक यानी यूनान के थे। तो उस राजा ने, अफगानिस्तान में राज करते थे ये लोग, ठीक है। तो उन लोगों ने चलाया सबसे ज्यादा। फिर गुप्ता काल में सोने के सिक्के चले, बहुत चले उन्होंने गुप्ता काल। और सिक्के जो हैं वो शो करते हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट है वहां पर, इकोनॉमी कैसे हो रही है। तो सिक्कों को किसी भी काल को स्टडी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना गया है, ठीक है। चलिए अब हमने बाद में पढ़ा कि आपका नगर में कुछ अनेक गतिविधियां थी, जिसमें आपका किलेबंदी वगैरह होती थी, मंदिर हुआ करते। मथुरा के बारे में था। तो मथुरा के जो राजधानी थी वो एक कनिष्क कुषाण जो लोग थे, उनकी दूसरी राजधानी जो थी वो थी मथुरा। उनकी पहली राजधानी वो आपका कश्मीर वगैरह हुआ करती थी। कनिष्क बहुत इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं। उन्होंने चौथा बुद्ध काउंसिल उन्होंने किया। कई बार एग्जाम में आपको कनिष्क के बारे में सवाल आएगा, कई बार पूछे जाएगा आपको। तो वो राजा बहुत इंपॉर्टेंट राजा है। बुद्धिज्म को दोबारा से रिवाइव करने के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कनिष्क ने, ठीक है। सवाल पूछेंगे कि भाई कनिष्क के काल में कौन कौन से उसकी वो थे, क्या नाम है उसके दरबार में कौन कौन से लोग थे। तो अश्वघोष का नाम आता है, ठीक है। कई लोग आते हैं, अश्वघोष, चरवाक, सब आते हैं, जो काफी लोगों को तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ मथुरा में जब आते हैं। तो मथुरा में जो मूर्तियां बनी भगवानों की, तो वो मूर्तियां कहीं ना कहीं जो ग्रीक यानी यूनान की जो टेक्नोलॉजी थी या जो मूर्ति कला थी, उसको मथुरा में भी बनाया गया। जो गौतम बुद्ध, खासकर गौतम बुद्ध की मूर्तियां उस समय ज्यादा बनती थी। सबसे पहले मूर्ति पूजा जो मानते कि मूर्ति रख के पूजा करने का जो आया है, वो बुद्धिज्म में आया है, बौद्ध काल में आया है, ठीक है। बुद्धिज्म तो वैसे गौतम बुद्ध ने मना किया था कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से बुद्धिज्म में ही मतलब गौतम बुद्ध की मूर्ति बना ली उनकी, जिसने मना किया वही बना लिया। और आपके एनसीईआरटी वगैरह में काफी कुछ दिखाई देगा। कुछ मूर्तियां होती हैं जिसमें आपने एक कुछ कुछ खासियत थी मथुरा की जो गंधार कला थी कि कब जो मूर्ति बनेगी उसमें जो नैन नक्श बनेंगे बड़े शार्प नैन नक्श होंगे, यानी गौतम बुद्ध के जो शक्ल बनाई जाएगी मूर्ति में बहुत शार्प होगी, ठीक है। उनके जो बाल होंगे वो कर्ली हेयर होंगे। अब गौतम बुद्ध के नेचुरली कर्ली हेयर थे नहीं थे ये पता नहीं, लेकिन जो मथुरा में मूर्तियां बनी उसमें गौतम बुद्ध के हेयर कर्ली दिखाया गया है, ठीक है। क्यों? अब यही चीज है कि जो टेक्नोलॉजी वहां इस्तेमाल करते थे उसको हमें यहां इस्तेमाल किया। एक हैलो बनता, हैलो का मतलब पता है कि जो हैलो क्या होता है? एक कहते हैं ना कि जैसे हमारे भगवान के सर के पीछे चलता नहीं है गोल गोल सा सर का चक्र, वो क्या होता है कि वो एक आभा होती है आपकी, आपका आभा का मेंशन होता है कि आपके आभा कितनी है। तो वो तो ये सब चीजें बाद में आई। तो एक मथुरा में, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसमें तो बहुत कम दिया है क्लास 6 में, हम आगे बढ़ेंगे तो देखोगे कि किस तरह से मूर्ति। ये आपका GS1 का जो मेंस है, मेंस में जो GS1 है उसमें जो आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, उसमें मथुरा की जो मूर्ति कला है इसके बारे में बहुत बार सवाल पूछा गया है, ठीक है। इसमें बहुत कम डिटेल में दिया हुआ है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। चलिए बाकी शिल्प और शिल्पकार की बात करते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर का जो पॉइंट है, जैसे कि आर्ट कैसे होगा, मूर्ति कैसी होगी, बाकी चीजें जो बन रही हैं वो कैसी होंगी, ये सब आपके मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, अब बात करते हैं शिल्प और शिल्पकार के बारे में। पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं, इसमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले। अब बर्तन जो होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सभ्यता को जानने के लिए। किसी भी सभ्यता को जानने की भाई जो बर्तन होंगे वो कितना बेहतर तरीके से बने हैं, किस तरह उस पर पेंटिंग कौन सी की गई है, ठीक है। आपने हड़प्पा के टाइम पे देखोगे, वैदिक काल में भी मूर्ति आपको बर्तन मिले हैं, आपको मटके मिले हैं, ठीक है। उस पर पेंटिंग की जाती थी। जैसे आप देखो उत्तरी काले चमके पात्र, NBP बोलते हैं, कि उस पर लाल ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर लाल रंग की पेंटिंग हो जाती है। तो ये जो पॉटरी होती है, यानी कि जो मटके होते हैं, बर्तन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप लोग के पास टीवी देखते हो, आप लोग के पास जियो फाइबर है, अगर आप लोग इस्तेमाल करते हो, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप उस पर डिस्कवरी प्लस को डाउनलोड करो और उसमें एक 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 घंटे का एपिसोड आया है सिनौली के ऊपर। सिनौली के ऊपर एक है, बागपत हमारा जगह है, हमारे उत्तर प्रदेश में बागपत है जो दिल्ली के पास है। वहां पर कुछ किसानों को जब वो खेती कर रहे थे तो उनको कुछ बर्तन दिखाई दिए, ठीक है। वो बर्तन जब दिखाई दिए तो
पहले तो लगा कि यार ये तो कुछ ऐसा होगा कि बहुत से बहुत मुगल काल के होंगे, लेकिन जब एक्सपर्ट्स आए तो उन्होंने बताया कि ये हड़प्पा के टाइम की ये मूर्तियां, मतलब हड़प्पा काल की है, पर हड़प्पा सिविलाइजेशन से मैच नहीं करती हैं, ये अलग सभ्यता है। तो जब बर्तनों का डिजाइन देखा, जब बर्तन की क्वालिटी देखी, जब बर्तन के जिस तरह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जिसने खूबसूरती से उसको मुश्किल से मुश्किल डिजाइन को जिस तरह बनाया है, तो ये शो करता है कि बर्तन के बनाने की बनावट से ये महसूस करते हैं कि उस समय के लोगों के पास बेहतर टेक्नोलॉजी थी बर्तन बनाने की। ठीक है, तो बर्तन का स्टडी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेंस में इस चीज को लिखिएगा बर्तनों के बारे में। अब क्लास 6 में तो बहुत छोटा दिया गया है, लेकिन बाकी में आएगा। तो इसमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन थे, जिन्हें उत्तरी काली चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि वह ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुराई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। हड़प्पा टाइम पर भी कॉटन का इजाद हो चुका था। हड़प्पा टाइम पर भी कॉटन जो है, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है इंडिया की, वो डेवलप हो चुकी थी, और कॉटन अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हड़प्पा टाइम पे भी व्यापार होता था कपड़ों का। अगर हम अंग्रेजों के टाइम की बात करते हैं, तो अंग्रेज जो इंडिया आए, कहा जाता है कि एक समय पे कोई भी ब्रिटेन में रहने वाला इंसान, कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जिसके पास इंडिया के कारीगरों से, हाथों से बने हुए कपड़े या ना हो वहां पे। मतलब टेक्सटाइल में इंडिया इतनी ज्यादा आगे डेवलप थी और इतना ज्यादा डोमिनेटिंग वहां था। कहा जाता है कि 1700 या 1800 की शताब्दी के समय पर इंडिया का पूरे वर्ल्ड जीडीपी पर लगभग 23 से 24% का रोल था। मतलब 23-24%। आज 2-3% भी नहीं है, उस समय 23-24% था। कितना ज्यादा इंडिया व्यापार करती, इसीलिए सोने की चिड़िया क्या गया है इंडिया को। यहाँ मसाले मिलते थे, यहाँ पर कारीगर बड़े एक्सपर्ट हुआ करते थे, दुनिया में जहाँ कुछ नहीं होता था और हम लोग कितने एक्सपर्ट थे। ये अलग बात है कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने जब इजाद हुआ, स्टीम इंजन का डेवलपमेंट हुआ, और स्टीम इंजन के बाद जब पावर लूम आया, तो अंग्रेजों ने मशीन के द्वारा कपड़े बनाए जो सस्ते होते थे, जल्दी बनते थे। और जब स्टीम इंजन की वजह से कपड़ा सस्ता होने लगा, तो वो कपड़ा इंडिया में बिकने लगा। अब इसमें क्या हुआ, बुनकर को काम मिलना बंद हो गया, और इंडिया की जो मार्केट है वो विदेशी कपड़ों से, पॉलिस्टर कपड़ों से पट गई। मतलब अब इंडियंस लोग वो कपड़ा पहनते थे जो कि मैनचेस्टर में बनता था या इंग्लैंड में बनता था पावर लूम पे। अब खादी नहीं पहनते थे, क्योंकि खादी महंगी पड़ती है, हाथ से बने कपड़े महंगे पड़ते हैं, सस्ते कपड़े बनते थे वाले। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस समय बहुत डेवलप थी। चाहे वाराणसी हो, चाहे मदुराई हो, ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रोल सेंटर थे, यहाँ पे हर तरह के लोग करते थे, स्त्री पुरुष करते थे। ठीक है, अनेक शिल्पकारों और व्यापारी अपने अपने संघ बनाते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है, इंग्लिश में वर्ड आता है गिल्ड, GUILD, गिल्ड, संघ। यानी कि जैसे आज के आपने देखा होगा कि कमेटी क्या कहते हैं, व्यापार संघ होते हैं ना, व्यापार संघ आपने दुकानों में देखा होगा। चाहे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, वहां पर दुकानें हैं, तो उन लोगों को मिलकर एक संघ बना लिया कि भाई जो भी चीजें होंगी हम आपस में डिस्कस करेंगे, और अगर कोई दिक्कत आती है तो हम लोग अपनी बातें शासन में ले जाएंगे। तो संघ बनता है, कमेटी बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये संघ। और अगर आप ऑप्शनल हिस्ट्री दोगे तो सवाल आपसे मेंस में ऑप्शन पूछता है कि संघ का रोल क्या था। अब संघ जो था वो ये डिसाइड करता था कि जो व्यापार, मतलब व्यापारियों ने संघ बनाया, मान लीजिए कि कपड़ा बनाने वाले बुनकरों ने अपना संघ बनाया। अब जो संघ ही डिसाइड करेगा कि उसका जो एक्सपोर्ट करेंगे वो कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी कैसे आएगी, कौन सी आएगी, और यहाँ तक कि जो नए कारीगर आएंगे तो उनको ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, ये पूरा काम संघ करता था। सरकार का रोल इतना प्ले नहीं करता था। यहाँ संघ बहुत इंपॉर्टेंट था, गिल्ड जिसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी भी कहते थे। ये वर्ड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, संघ और श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आएगा, ऑप्शनल तक में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, जैसे लिखा हुआ ट्रेनिंग देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना, सब कुछ था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। इससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता या फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों पर दिया जाता था। ठीक है, तो गिल्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। वो ऐसा बैंक के रोल में, बैंक का रोल प्ले करते थे। वो एज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी रोल प्ले करते थे। वो नई टेक्नोलॉजी लेने के लिए भी तैयार रहते थे। वो जो गिल्ड है या संघ है या श्रेणी है, वो कच्चा माल कहाँ से आएगा और
जो लोगों को कच्चा माल मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ये सब काम पूरा कंट्रोल करते थे। और ये गिल्ड जो है, जब गुप्ता काल आएगा ना, तब देखोगे कि बहुत बहुत मजबूत हो गए। गुप्ता काल में तो बहुत मजबूत हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूत काटने और बुनने का नियम, ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया जाता है, जिसमें वर्णन, अच्छा किसने लिखी किताब अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र किसने? कौटिल्य ने लिखी है। ठीक है, उसने वर्णन किया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखभाल देख रेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती है। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ और सन के तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाएं, भिगोनियों, वृद्ध वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियां, सेविकाएं, अवकाश प्राप्त देवदासियों को बनाया जाता है। तो ये उसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें ज्यादा स्मरण नहीं है, लेकिन ये समझिए कि अर्थशास्त्र में भी पूरा उस बात को बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है कि किस तरह से कपड़े काटे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करेंगे, कौन सूत काटेगा, कौन क्या करेगा। ये बहुत। चलिए, अब आता है थोड़ा सा अरिका मेडू, जो है एक जगह है आपका पौंडीचेरी में, अरिका मेडू, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है पौंडीचेरी, कहां पर है, बताइए मुझे, पौंडीचेरी कहां पर है? सवाल पीछे से एक बार आया था कि पौंडीचेरी कहां पर है। कभी नाम सुना पौंडीचेरी का? जी सर, कर्नाटक प्रदेश है। हाँ ठीक है, यूटी है, कहां पर है, कभी आइडिया है किस जगह पे होना चाहिए ये? सर जी, इसके 4 जिले हैं और 3 राज्य में फैले हैं। बहुत, कौन कौन से राज्य हैं वो? सर जी, एक तो केरल में है इसका। केरल में है सर, आंध्र प्रदेश में है। केरल, आंध्र प्रदेश और चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। यमन, माहे, ये सब जगह के नाम है। ठीक है, पौंडीचेरी, यमन, माहे। सवाल पीसीएस में क्या आया, एक बार आईएएस में आया था, पीसीएस की बात नहीं करो, आईएएस में आया था। पौंडीचेरी के जो इलाके हैं, यमन, माहे, पौंडीचेरी, और दूसरा बोला था कौन से स्टेट के अंदर है, यमन कहां पर है, माहे कहां पर है, पौंडीचेरी कहां पर है। तो मैथ वाला सवाल आ गया था। पौंडीचेरी एक बात के लिए और बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी के हिसाब से पौंडीचेरी क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिटी पढ़ते हैं आप लोग, राज्य व्यवस्था, उसके हिसाब से पौंडीचेरी क्यों, क्योंकि सर इसमें विधानसभा बस 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 बस, दिल्ली और पौंडीचेरी ऐसे यूटी हैं जहां पर विधानसभा है, यानी कि वहां का मुख्यमंत्री होता है। जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, इस तरह से पौंडीचेरी का भी इलेक्शन होता है, वहां की विधानसभा होती है। लेकिन दूसरी यूटी, जैसे कि मान लीजिए चंडीगढ़ हो गया या दमन एंड दीव हो गया, तो यहाँ पर विधानसभा नहीं है। बाकी लोग समझ में आ रहा है, जो सुन रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है ये? बारो मुझे समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ यूटी के बारे में? ठीक है ना, समझ में? ये सवाल पीछे से पूछा गया, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा था। ठीक है, तो भैया ये पौंडीचेरी के बारे में पढ़ते हैं। पृष्ठ 88 में रोम के बारे में जानकारी दी। लगभग 2200 से 1900 साल से पहले अरिकामेडू का पत्तन, यानी कि बंदरगाह था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फारोस जैसे पात्र मिले हैं, जिसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। इसमें दोनों तरफ के पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। जैसे कि आप देखा कि एक सुराही, ऐसी लंबी सुराही होती है और दोनों तरफ उसके हत्थे लगे हुए हैं। पता नहीं फोटो दी है कि नहीं दी है, देखते हैं फोटो दी है कि नहीं दी है। नहीं दी, फोटो नहीं दी उन्होंने। ठीक है, कभी देखना, कभी कोई पुराने जमाने की पिक्चर आएगी ना, तो या पुराने कल्चर को के हिसाब से पिक्चर आएगी, तो देखना कि ऐसी सुराही जिसके दोनों तरफ हत्थे लगे हुए हैं, पकड़ने के लिए लगे हुए हैं। तो ऐसी जो चीज थी, ये भूमध्य सागर जो है, मेडिटेरियन सी होता है ना, तो मेडिटेरियन सी के आसपास जो कंट्रीज हैं, वहां जो कल्चर चलता है, वो कल्चर, वो चीजें यहाँ पर दिखाई दी हैं, यानी कि पौंडीचेरी में। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं व्यापार होता था, पौंडीचेरी से सामान जाता था, भूमध्य जो सागरीय क्षेत्र है, और वहां से सामान यहाँ आता था। तभी तो ये सब दिखाई दे रहा है। जिस तरह से हड़प्पा की सीलें हमें मेसोपोटामिया यानी इराक में मिली हैं, इसके तभी तो पता लगा ना कि भाई हड़प्पा की सिर्फ सीलें मिल रही है इराक में, इसका मतलब है कि व्यापार हो रहा है। तो यहाँ से ये चीजें मिली, तो इसका मतलब व्यापार है, हम डेवलप हो रखे हैं। ठीक है, इसमें दोनों तरफ से पकड़ने वाले हत्थे थे, साथ ही यहाँ एयर टाइम जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले। उन्हें इटली के एक शहर का नाम एरेटाइन पास के नाम से रखा जाता है, यानी कि देखिए इटली से भी व्यापार होता है, तभी वहां के बर्तन मिल रहे हैं। ऐसी मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी से दबा कर बनाया जाता था, और कुछ एक ऐसे बर्तन। हाँ, समाजशास्त्र का। अरे यार देखो, अभी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हो? क्लास खत्म उसके बाद बात करो यार। ठीक है, अभी समझो कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मोमेंटम मैं खराब किया करो, पढ़ाने में बिल्कुल एक जोश होता है ना, वो खत्म हो जाता है फिर।
बात करनी है तो इसी टॉपिक की बात करो, बाद में आप मुझे फोन कर लो, फिर बात कर लो मुझसे, ठीक है ना? ठीक है, तो हाँ, अब यहाँ फिलहाल क्या बात कर रहे हैं कि पौंडीचेरी और भूमध्य सागरीय क्षेत्र, पता ना कहाँ मेडिटेरियन सी कहाँ पर है, भूमध्य सागर कहाँ पर है, आपको आइडिया है कुछ? भूमध्य सागर कहाँ पर है? जी सर। बाकी लोग पारो पता है कहाँ पर है? भूमध्य सागर कहाँ पर है? मेडिटेरियन कहाँ पर है पता है? मैप में देखा है ना आपने? देखा है? अरे मैप में देखा है मेडिटेरियन सी कहाँ पर है? पूजा, देखा है आपने? नो सर। नहीं देखा? तो आज का भी काम करोगे, जाके देखोगे। सवाल एक बार यूपीएससी में आया था, मैं आपको बताऊं 2015 का या 14-15 का प्री का सवाल है कि भाई ये बताओ कि वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनके कोस्ट, यानी कि जो क्या कहते हैं कोस्ट हिंदी में क्या बोलते हैं, अरे जिनकी सीमा जो है वो मेडिटेरियन सी तट रेखा है, क्या हुआ? तट रेखा बोलते हैं सर। तट रेखा, हाँ तट रेखा जो, हाँ बिल्कुल ठीक है। तट रेखा जो है वो भूमध्य सागर से मिलती है। ये सवाल पूछा गया था, इसमें इजराइल भी था, बाकी भी कंट्रीज थी इसके अंदर, ठीक है? तो ये प्लीज देखिए, मैप को थोड़ा सा पढ़ना शुरू कीजिए। अभी आप लोग पढ़ना शुरू कर रहे हो, धीरे धीरे बहुत कुछ आप जानोगे। तो मैं जो बताता जा रहा हूँ धीरे धीरे पढ़ते जाओ। तो अभी जाके आप क्लास के बाद मैप देखिएगा, और उसमें पौंडीचेरी कहाँ पर है वो देखिएगा, और मेडिटेरियन सी कहाँ पर है वो देखिएगा। मैं कल सवाल पूछ लूंगा आप लोगों से इसके ऊपर, ठीक है? अब ये शो करता है व्यापार हो रहा है। अच्छा, एक बड़ी बात, इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको। जब ये व्यापार हो रहा है, यानी कि आज से 2000 साल पहले जो व्यापार हो रहा है, वहां पर उस समय तक हमें ये नहीं पता कि अमेरिका जैसा कोई द्वीप भी है, मतलब सिर्फ यूरोप है और एशिया है बस। हमें पता ही नहीं कि अमेरिका भी कोई है। तो दुनिया इतनी छोटी सी दुनिया है कि एशिया से निकले यूरोप गए, यूरोप से निकले एशिया पे आ गए, तो बहुत छोटा है। ये तो 1500 ईस्वी के आसपास हमें पता लगा कि भाई ये जब जब कोलंबस निकला है इंडिया को ढूंढने के लिए, जब वो यूएसए गया है तब पता लगा कि भाई यहाँ पर कोई द्वीप भी है, ठीक है? तो दुनिया बहुत छोटी है, व्यापार ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? व्यापार ज्यादा हो रहा है तो इंडिया बहुत डेवलप कर रही है। यहाँ पर मसाले मिलते हैं, मसालों के लिए लोग आते हैं यहाँ पर। और क्योंकि बार्टर सिस्टम है, कोई करेंसी नहीं है, कोई पैसा सिक्के नहीं है, तो हमारे मसालों के बदले यूरोप का सोना हिंदुस्तान में आया, तभी तो सोना सोने चिड़िया कहलाया ना। तो जो व्यापार होता था उस समय वो इंडिया के पक्ष में होता था। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं थी, हम लोग अमूमन सारा सामान हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, चाहे वो कपड़ा हो चाहे वो मसाले हो, ठीक है? और उसके बदले में हम लोग सोना चांदी लेते थे, इसीलिए हम लोग सोना चांदी क्या कहते हैं, सोने की चिड़िया कहा गया हम लोगों को, ठीक है? तो अब ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिसका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। और ये भी था कि देखो, अब ये भी क्या शो करता है कि डिजाइन रोम का है, टेक्नोलॉजी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कल्चर का रहा है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ रोमन लैम्प, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं, साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र होंगे, यानी कि जो कपड़े को रंगते हैं, डाई करते हैं, उसके लिए बर्तन बनाए गए होंगे। कपड़े की रंगाई पता है ना क्या होती है? कपड़े रंगे जाते हैं, पता है? कपड़े रंगे जाते हैं, आपका सफेद रंग कपड़ा लाल लाल रंग जो नीला बन जाता है, तो होता है रंगरेज कहते हैं इसको, जो उन लोगों को। इसके ऊपर एक सवाल आता है, अब आपसे पूछता हूँ कि वैसे तो आप थोड़ा सा अभी आपने पढ़ा नहीं है उस चीज को। नील की खेती होती थी, ये पता है आपको? हिंदुस्तान में बवाल भी हुआ था इसको लेकर, है ना? पता है ना? तो नील क्या किस काम आता था? और रंगने के काम आता था, रंगने कपड़ा रंगने के, ठीक है? तो वही सब चीजें हो रही हैं यहाँ पर। शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने के पर्याप्त, मनके छोटे छोटे पत्थर होते हैं, और ये हड़प्पा टाइम से चले आ रहे हैं मनके जो होते हैं, ठीक है? अच्छा, अब बाकी कुछ और क्या है, देखिए रोम। अच्छा, अब ये आपको क्या ढूंढना है? आपको रोम ढूंढना है, आपको मेडिटेरियन सी देखनी है, और आपको पौंडीचेरी देखनी है। ये तीनों पूछूंगा मैं कहाँ पर है ये लिखा भी उन्होंने कि आपको रोम ढूंढो, रोमो को ढूंढो। तो रोम कहाँ पर है आपको पता लगाना है। आपको आज ढंग से मैप पढ़िएगा। देखिए, मैप के बारे में जानकारी रखेंगे तो आपकी ज्योग्राफी भी अच्छी होगी, आपकी इकोनॉमिक्स भी अच्छी होगी, आपकी हिस्ट्री भी अच्छी होगी। मैप को रख के अब तो बहुत गूगल में सर्च करना, आराम से दिख जाएगा आपको। थोड़ा सा धीरे धीरे आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा, तो बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को आप समझ पाओगे। सिर्फ लिखा हुआ जो है वही एग्जाम में नहीं आएगा। मेरा पर्पस आपको सिर्फ लिखी हुई बातों को बताना नहीं है, मेरा पर्पस आपका दिमाग खोलना भी है, ठीक है? तो मैप खोलिएगा इस फिलहाल। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदानों में शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह रोमन एम्पायर, आपने सुना होगा रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर उस समय था जब इंडिया में ये चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह सबके टाइम आ रहा था, उस समय से रोमन एम्पायर बन गया था, ठीक है? रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह
यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक अगस्टस था, जिसके नाम पर अगस्त का महीना रखा गया है। अगस्तस के नाम पर अगस्त का महीना रखा गया है, अगस्टस, जो करीब 2000 साल पहले शासन किया करता था। उसने कहा कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर से बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद शासकों ने कई मंदिर महल बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े आपके रंग महल, थिएटर बनाए, थिएटर, इसके चारों तरफ दर्शकों को बैठने की सीढ़ी नुमा जगह दी। आपने एक पिक्चर देखी है, ग्लैडिएटर? ग्लैडिएटर एक अंग्रेजी मूवी है, देखी आपने? ये ग्लैडिएटर के बारे में जानते हो आप क्या होता है? कभी ना पता ग्लैडिएटर क्या होता है? कभी नाम सुना है? एक कभी कभी हम लोग मुहावरों में बोलते कि ग्लैडिएटर के योद्धा। होता क्या था, होता क्या था कि जो अगस्टस ने क्या किया, अगस्टस ने एक तरह का एक रंगमंच बनाया। अच्छा, रंगमंच में सिर्फ एक्टिंग नहीं होती थी, और भी काम होते थे। अब इसने बड़ा सा ग्राउंड बनाया, ये ग्राउंड बड़ा सा बन गया, ठीक है, और इसके ऊपर चारों तरफ ये पब्लिक बैठी है, पब्लिक बैठी है, ठीक है। और ये थोड़ी हाइट पे होता था, ग्राउंड नीचे होता था, मतलब ग्राउंड नीचे है और पब्लिक बाहर, जैसे आज की क्रिकेट मैच होते हैं ना, ग्राउंड नीचे होगा और पब्लिक जो है बाहर, यहाँ पब्लिक यहाँ बैठ रही है, और यहाँ पर योद्धा लड़ाई लड़ रहे हैं, योद्धा दो लोग लड़ रहे हैं, इन्हें बोलते हैं ग्लैडिएटर, ठीक है। और बड़े खतरनाक खतरनाक योद्धा। और इसमें क्या होता था कि मान लो किसी योद्धा ने दूसरे योद्धा को नीचे गिरा दिया और तलवार से उसने अपनी तलवार जो है उस दूसरे योद्धा की गर्दन पे रख दी। उसके बाद उसने पब्लिक को देखा कि भाई क्या करूं, इसको मार दूं कि छोड़ दूं, उसको मैं मार दूं कि छोड़ दूं। तो अगर पब्लिक अपना अंगूठा नीचे कर ले, इसका मतलब है मार दो। जो आप लोग इशारा करते हो ना अपने अंगूठे का, ओके वाला इशारा करते हो, नीचे वाला इशारा करते हो, अंगूठे को नीचे ले जाते हो, ठीक है। तो ये इशारे उस समय चलते हैं जब दो योद्धा, जिन्हें ग्लैडिएटर कहा जाता था, आपस में लड़ते हैं। इसमें एक योद्धा अगर उस पर हावी हो जाए तो दूसरे योद्धा पे तलवार रखता है और पब्लिक से पूछता है क्या करूं, मार दूं कि छोड़ दूं। पब्लिक ने कहा कि हाँ भाई मार दो, मार दो, अपना अंगूठा नीचे किया तो फिर उस योद्धा को मार देता था, ठीक है। अमूमन मार ही देते थे, पब्लिक भी बड़ी कहते ना कि खून की प्यासी रहती थी। और इस तरह का मनोरंजन होता है, ये मनोरंजन खेल है, ये इस तरह का खेल था ये, ठीक है। ये रोम का, और ये पता होना चाहिए आपको, ये काफी काम की चीजें हैं। ये धीरे धीरे आपको पिक्चर विक्चर देखा करो, थोड़ा सा दुनिया भर के पेपर पढ़ा करो, ये आपको बहुत काम आएंगे सब। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के थोड़ी सिलेक्शन होगा आपका। चलिए, हाँ, क्या बोल रहे थे कि इसे चारों तरफ दर्शकों को बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी, यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देखते थे। उन्होंने स्नान घर भी बनाए जहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित था। मुझे आप ये बताओ कि हिंदुस्तान में कहाँ पर स्नानगार जो है बड़ा फेमस स्नानगार है, जगह पे आप आता है? अगर एग्जाम में पूछ लो स्नानगार तो कहाँ पे आएगा? मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता। बस, हड़प्पा नहीं, मोहनजोदड़ो सभ्यता हड़प्पा थी, लेकिन मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता का शहर है मोहनजोदड़ो, उसमें द ग्रेट बाथ, यानी कि एक बहुत बड़ा जो वो है पुल टाइप उस, हाँ, उसका है। इसमें लोग कहा जाता है कि लोग नहाते, इसमें नहाने के बाद पूजा करते थे, तो अनुष्ठान करते थे, ठीक है। अगर पिक्चर ऋतिक रोशन की पिक्चर आप मोहनजोदड़ो देखोगे तो उसमें गाना भी है इसका, उस चीज के पर, ठीक है। तो ये सवाल पूछा गया था कि स्नानगार जो है बड़ा महान स्नानगार कहाँ पर है, तो मोहनजोदड़ो में है, हड़प्पा में नहीं है। देखिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बहुत सारे शहर हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, ठीक है। ये सिर्फ 50 शहर हैं, खूब अलग अलग शहर है इस समय, ठीक है। सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, सबसे पहले हड़प्पा दिखाई दिया था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा रख दिया गया। हो सकता है कि आज से जब उस समय हड़प्पा ना बोला जाता, कुछ और बोला जाता, लेकिन हमने ऐसा रखा है नाम हड़प्पा, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा शहर हमें मिला था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर में स्नानघर, फुवारे, गुसल खानों के लिए पानी लाया जाता था, जैसे हम पढ़ा। चलिए, एक चैप्टर खत्म हो गया और काफी कुछ आपने पढ़ लिया धीरे धीरे करके। अब मुझे ये बताओ, बड़ा मजेदार, जिसे देखें कितना लोहा कहाँ पे था? लोहा के बारे में बताओ मुझे चैप्टर में। लोहा उत्तर वेदिकाल। नहीं, हाँ, तो लोहा, आपको लोहे का फायदा, इसमें हल मिलता है आपको, ठीक है, हल मिला, सब कुछ मिला। गांव के बारे में पढ़ लिया, गांव का, ठीक है, गांव का हेड कौन सा है, गांव कौन सा है, ये सब आपको याद करना है। सिंचाई, वैदिक काल में सिंचाई कैसे होती थी? वैदिक काल में सिंचाई कैसे होती थी? कोई सिस्टम था सिंचाई करने का? सिंचाई करने का सिस्टम था? कोई सिस्टम नहीं था। सिर्फ वैदिक काल में मॉनसून के भरोसे बरसात। अरे आज के समय भी जब मॉनसून के भरोसे किसान बैठते हैं तो उस समय भी
मॉनसून के भरोसे किसान बैठा करते थे। ठीक है, यही कारण है कि वेद में ऐसे ऐसे श्लोक हैं जो ये दर्शाते हैं कि भगवान, प्रार्थनाएं हैं जो देवताओं से, भगवानों से कि वो पानी कर, बरसात सही समय में बरसात लेकर आए, तो उनको खुश करने के लिए ऐसे मंत्र हैं। ये शो करता है कि उस समय कोई सिस्टम नहीं था सिंचाई का। अब मॉनसून पे डिपेंड करता था। अब मॉनसून क्या चीज होती है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, टाइम नहीं है। संगम क्या है? संगम क्या है? सर जी वही तमिल का साहित्य। बिल्कुल सही है, संगम सभ्यता। संगम सभ्यता मतलब कि वो एक समय जहां पर तमिल जो कवियों ने अपनी कविताएं लिखी हैं, जिसको हम संगम सभ्यता कहा जाता है। और ये समय जो है 300 बीसी का समय, याद रखिएगा 300 बीसी। तमिल सभ्यता के बाद, तमिल लिटरेचर या तमिल पोएट्री की बात है, वो संगम सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, नगर हमने पढ़ लिया है। वेल को जो ठंडा करने के लिए, पत्तन यानी कि पेड़, आपको वो बंदरगाह। और श्रेणी क्या है? श्रेणी क्या है? श्रेणी सर जी वो है सर शिल्पकारों और उनका संघ, जो समूह होता था। संघ संघ संघ, ठीक जी है ना, गिल्ड जिसे कहते हैं, गिल्ड, यस, संघ। ठीक है सर जी, ये वलय कूप क्या है? यार, वलय कूप कल पढ़ा था, एक फोटो दिखाता हूँ आपको मैं। ये रहा वलय कूप आपका, ये रहा वलय कूप। ठीक है, देख रहे हैं आप, दिल्ली में वलय कूप। इसमें क्या था, अनेक शहरों के वलय, ये वलय को गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए होते थे, या जहाँ पानी को ड्रेनेज समझ सिस्टम गया के सर, लिए मान होते लीजिए। थे वलय कूप। ठीक है, इस समय ये इस्तेमाल किया गया है। जी ठीक है, सर। चलिए अब आगे देखते हैं। तमिल के बड़े भूस्वामी क्या बोलते थे? तमिल के वेल्लेला हैं? वेल्लेला वेलेला, वेलेला, ठीक है। ग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस का क्वेश्चन है, ये समझ लो। ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः डैश द्वारा खेती की जाती थी। भूमिहीन मजदूरों द्वारा। हाँ, सर दास कर्म कामकार वाला दास वाले वही ग्राम तो है। भोजक, यानी कि बड़े जो हेड होते थे, ग्राम प्रधान टाइप के, उनकी जमीनों जी। पर जो भूमिहीन मजदूर होते थे, जिनके पास भूमि नहीं होती थी, वो खेती करते थे। तमिल में अलवाहे को डैश कहते हैं, ये मुझे देखना पड़ेगा। उड़वार कहते हैं सर। हैं? उड़वार कहते हैं, उड़वार। उर्वार कहते हैं, ठीक है, आपने कह दिया, मैं मान लेता हूँ। जी सर। ठीक है, ये थोड़ा सा चीजें याद रखनी पड़ती हैं। ये देखिए तमिल शब्द है ना, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सर उस दिन कल तो बताए थे आप हाँ हाँ, उड़वार खत्म रहा की, ध्यान ठीक है। रखना। अधिकांश गृहपति डैश भूस्वामी होते थे। अधिकांश गृहपति डैश भूस्वामी, बड़े भूस्वामी होते थे, बड़े बड़े भूस्वामी हैं, स्वतंत्र, स्वतंत्र भूस्वामी। स्वतंत्र ठीक है, कृषक होते हैं। गृहपति यानी कि स्वतंत्र कृषक, ग्राम भोजक यानी बड़े बड़े जमींदार टाइप के जो होते थे। ठीक है, ग्राम भोजकों का काम बताओ, वे शक्तिशाली क्यों थे? सर जी वो ग्राम प्रधान थे, उसके काम बाद रखते थे, में जमीन बहुत थी भूस्वामी उनके पास, जमीन बहुत थी। ठीक है, और दास कर्मकारों द्वारा काम उस पे कराते दास थे। काम करते थे, डिपेंड होते थे वो लोग। ठीक है, गांव और शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ, ये तो खैर छोड़ दो, खैर कर सकते हो, लेकिन विलय कूप का उपयोग कहाँ होता है? जल निकास जल के निकास लिए। के लिए किया जाता था। ठीक है, आहत सिक्के क्या होते हैं? आहत सिक्के चांदी, सोना, टिन, हाथी दांत से बने थे। चांदी और चांदी। सोना। अमूमन देखिए, हाँ, पंच मार्क है, चांदी के भी होते थे, सोने बाद में आया है, कर लीजिएगा, इसमें दोनों चीजें चलती हैं इसके अंदर। मथुरा महत्वपूर्ण क्यों था? मथुरा ये तो सर धार्मिक केंद्र है। धार्मिक केंद्र था। श्रेणी क्या है? श्रेणी, श्रेणी श्रेणी वही शिल्पकारों का शिल्पकारों वाला श्रेणी होती है। समूह। ठीक है ना, तो ये पूरा आपने इस चैप्टर में थोड़ा सा पीसीएस के लायक सवाल आ गए हैं। अभी तक क्लास, फिफ्थ क्लास में छोटे चैप्टरों में तो इतना नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे आप धीरे धीरे देख रहे हो कि आप सब सवाल पीसीएस वाले सवाल हैं, जिनको याद रखना जरूरी है। और ढंग से पढ़ लो यार, मैं एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लो, आप मैं समझोगे 70-80% चीजें कवर हो जाएंगी आपकी। 50 किताबें मत पढ़ना, पढ़ना तो एक किताब पढ़ना, ढंग से पढ़ना। ठीक है, आप देखोगे कि सब चीजें उसी में से आ जाएंगी। जितना सोर्स कम रखोगे उतना बेहतर रहेगा। बाकी तो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कल चैप्टर नंबर 9 पढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर जो 9 है वो आप आखिरी चैप्टर, आखिरी व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री क्या करते हैं, उसके बारे में हम देख लेंगे इसके अंदर। और क्लास 6 का सर जी बौद्ध धर्म तो जीएस पेपर में 1 में सर बहुत टॉपिक बौद्ध, कवर करता है। बुद्धिज्म, मैंने जैनिज्म बहुत सारे बहुत आते क्वेश्चन हैं, देखा बहुत सवाल है, है। इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है ना, बहुत डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत कहता ना कि कुछ नहीं है एनसीईआरटी की। अभी तो क्लास 6 में छोटा लेवल के क्लास है, तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं जा रहे हैं। अभी जब आप 7, 8, 9, 10 पे पहुंचोगे ना, तो आपको जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आते हैं वो मिल जाएंगे आपको। जो यानी क्वेश्चन है ये मैच द फॉलोइंग वाले, ये आओ याद करें वाले में, इस तरह तो क्वेश्चन मिल जाएंगे। और कुछ मत करना, आप इन क्वेश्चन को, एक्सरसाइज को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के रूप में करना।
अगर आपने एनसीईआरटी के ये जो अभ्यास वाले सवाल होते हैं इनको ही आपने कर लिया ना, आप अच्छा खासा तैयार हो जाएगा, आपका अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो 50 जगह नहीं भागना है, धीरे धीरे पढ़ाई कीजिए, क्लासेस धीरे धीरे अभी बढ़ जाएंगी अभी आपकी क्लासेस। ठीक है, आपको अगर आपने एनसीईआरटी भी ढंग से कर ली यार, बता रहा हूँ कि पीसीएस प्री का तो 50-60% तो आपका तैयार हो जाएगा, और मेन से भी कम 30-40% आपका मेन से तैयार हो जाएगा सिर्फ एनसीईआरटी के बल पे। ठीक है, किताबें कम रखिएगा, सवाल तुरंत मिल जाएगी आपको। बाकी जैसे चैप्टर ये क्लास 6 खत्म हो जाएगा तो मैं टेस्ट दूंगा आपको, रिटन टेस्ट दूंगा मैं आपको, या रिटन और या ऑब्जेक्टिव वाले, जिससे कि चेक करेंगे कि आप कहाँ तक स्टैंड कर रहे हो चीजों को लेकर। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही है। किसी को दिक्कत थी पारो मुझे सब फोन कर लेना बेटा, आज कर लेना, सुबह कर लेना, मुझे डिस्कस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं क्लास बंद कर रहा हूँ, कल क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए ठीक है।